हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आप सबका स्वागत है एक बार फिर से इस YouTube चैनल पर और मैं हूं आपका नेमी सर। अपन क्लास 12 करंट इलेक्ट्रिसिटी का लेक्चर नंबर सेकंड आज स्टार्ट करने जा रहे हैं। इससे पहले लेक्चर नंबर फर्स्ट में हम करंट इलेक्ट्रिसिटी से रिलेटेड कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट की बात कर चुके हैं। इसमें अपन इलेक्ट्रिक करंट पढ़ चुके हैं, रिलैक्सेशन टाइम एंड ड्रिप वेलोसिटी की बात कर चुके हैं। सो आज अपन स्टार्ट करने जा रहे हैं लेक्चर नंबर सेकंड का टॉपिक नंबर फर्स्ट, मोबिलिटी। चलिए स्टार्ट करते हैं। सो मोबिलिटी कैसे डिफाइन होता है। जैसे इलेक्ट्रॉन की बात करते हैं कंडक्टर्स में, तो इलेक्ट्रॉन की जो है ड्रिफ्ट वेलोसिटी कितनी है उस अमाउंट का इलेक्ट्रिक फील्ड अप्लाई करने पर। सो मोबिलिटी इज डिनोटेड बाय म्यू। सो म्यू बिकम्स, म्यू क्या हो जाता है यहाँ पे। सो म्यू हो गया आपका ड्रिफ्ट वेलोसिटी वीडी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड मींस ई। वीडी अपन ने फॉर्मूला निकाला था, वीडी इज ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड बिकम्स कैंसिल आउट, तो ये आ जाता है आपका ई टो अपॉन एम। So the value of mobility is given as minus e tau upon m। चार्ज ऑन इलेक्ट्रॉन, मास चार्ज ऑन, ये चार्ज हो गया इलेक्ट्रॉन का। अगर दूसरा चार्ज देते हैं तो चार्ज उसका आ जाएगा, ये मास हो गया और ये हो गया रिलैक्सेशन टाइम। ऐसा यूनिट पूछी जाती है इसकी कई बार। ऐसा यूनिट क्या हो जाएगी, ड्रिफ्ट वेलोसिटी हो गया आपका मीटर पर सेकेंड, और ये क्या हो जाएगा वोल्ट पर मीटर। सो इट बिकम्स मीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। प्रैक्टिकल यूनिट की बात करें, ये तो ऐसा यूनिट हो गई। प्रैक्टिकल यूनिट इसको डिफाइन किया जाता है सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट पर सेकेंड में। इसकी ये प्रैक्टिकल यूनिट है। अब जैसे कि अपन बात करते हैं सेमीकंडक्टर्स में, तो सेमीकंडक्टर्स के अंदर चार्ज कैरियर्स दो टाइप के होते हैं, जिसको नाम दिया था अपन इलेक्ट्रॉन्स एंड होल्स। So the mobility of electrons are always greater than mobility of holes। इलेक्ट्रॉन्स की जो मोबिलिटी होती है होल्स के कंपैरिजन में ज्यादा होती है। जैसे यहाँ एग्जांपल लेते हैं जर्मेनियम का। सो जर्मेनियम जो होता है वो एक टाइप का सेमीकंडक्टर है, रिप्रेजेंटेड बाय जी। सो इसकी अगर बात करें इलेक्ट्रॉन्स की मोबिलिटी, तो ये होती है 3600 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। और फॉर होल्स, होल्स के लिए इसकी जो वैल्यू है ये अप्रोक्सीमेटली होती है 1800 सेंटीमीटर स्क्वायर अपॉन वोल्ट इनटू सेकेंड। सो ये डिफरेंस है, आप देख पा रहे हैं किसकी वैल्यू ज्यादा है। सो म्यू ई इज ग्रेटर देन म्यू एच इन द केस ऑफ सेमीकंडक्टर्स। सो ओम्स लॉ क्या होता है कि कोई भी कंडक्टर लिया आपने, ये कोई कंडक्टर है, इसमें से करंट फ्लो कर रही है आई, लेट्स सपोज करंट आई फ्लो कर रही है, तो इसमें फ्लो करने वाली करंट जो होगी वो हमेशा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगी इस कंडक्टर के दोनों एंड पे लगाए गए पोटेंशियल डिफरेंस के। कहने का मतलब ये है कि पोटेंशियल डिफरेंस अगर बढ़ा तो इसके करंट भी बढ़ जाएगी, अगर पोटेंशियल डिक्रीज कम होता है, पोटेंशियल डिफरेंस कम होता है, तो करंट भी कम हो जाएगी, प्रोवाइडेड दैट कि इसकी फिजिकल कंडीशंस सेम होनी चाहिए। टेम्परेचर, लेंथ, एरिया क्रॉस सेक्शन, ऐसी जो फिजिकल कंडीशंस होती है वो सेम होनी चाहिए। सो यहाँ से अपना आता है V प्रोपोर्शनल टू I। प्रोपोर्शनल की साइन को रिमूव करा तो नया कांस्टेंट यहाँ पर आ गया R। सो ये R जो होता है इसको नाम दिया जाता है। सो यहाँ से ये आता है ओम्स लॉ। अब रेसिस्टेंस होता क्या बेसिकली। सो रेसिस्टेंस की अगर बात करें, सो बेसिकली किसी भी कंडक्टर की प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से वो कंडक्टर उसके अंदर फ्लो होने वाली करंट को अपोज करता है। सो अपोज करता है, उस प्रॉपर्टी को नाम दिया गया रेसिस्टेंस। यहाँ बात करें तो रेसिस्टेंस इक्वल्स टू आ गया V अपॉन I। सो ऐसा यूनिट इसकी आती है, V की हो गई वोल्ट, करंट की होती है यहाँ पर एम्पियर, और दिस इज ऑल्सो नोन एज ओम। साइन इसका कुछ ऐसा बनाया जाता है, ओम का साइन। अब यहाँ पर इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये जो R है यहाँ पर वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करता।
V एंड I जो होते हैं वो दोनों R पे डिपेंड कर सकते हैं। रेसिस्टेंस ऑफ कंडक्टर डज नॉट डिपेंड्स ऑन V एंड I। इसकी ऐसा यूनिट हो गई ओम। अगर सिंबल की बात करें रेसिस्टर की, तो रेसिस्टर का जो सिंबल होता है कुछ ऐसा बनाया जाता है, ये रेसिस्टर है। इसी रेसिस्टर में अगर ऐसा एरो लगा दिया जाए सो इट बिकम्स वेरिएबल रेसिस्टर। ये हो जाता है आपका वेरिएबल रेसिस्टर और ये है आपका रेसिस्टर। रेसिस्टर और रेसिस्टेंस में क्या डिफरेंस है? रेसिस्टर तो बेसिकली वो हो गया, वो कंपोनेंट हो गया जो रेसिस्टेंस की प्रॉपर्टी रखता है। रेसिस्टर इज ए कंपोनेंट दैट हैव द प्रॉपर्टी ऑफ रेसिस्टेंस, उसको नाम दिया गया रेसिस्टर, और ये हो गया वेरिएबल रेसिस्टर। सो इसको बोला जाता है ओम्स लॉ। सो अपन बात कर रहे थे रेसिस्टेंस के बारे में। एक ग्राफ बनाया वोल्टेज वर्सेस करंट के बीच में। ये कोई ग्राफ है वोल्टेज वर्सेस करंट का, तो इन दोनों के बीच में जब ग्राफ बनाया जाएगा तो ये हो जाएगा V प्रोपोर्शनल टू I। V मतलब y एक्सिस और ये हो गया आपका x एक्सिस पर। y प्रोपोर्शनल टू x मींस स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ओरिजिन। सो अगर यहाँ इसका स्लोप निकाले अपन, इस कर्व का स्लोप निकाला जाए तो अपने को पता है कर्व का स्लोप मतलब tan थीटा। एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में जो एंगल लिया जाता है वो थीटा यहाँ पे लिखा जाता है। अब यहाँ पे tan थीटा निकालेंगे तो tan थीटा क्या आएगा? tan थीटा बिकम्स V अपॉन I, एंड V अपॉन I अपने को पता रेसिस्टेंस है। तो इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ कि किसी भी सर्किट में अगर मैं VI ग्राफ ड्रॉ करूं तो उस ग्राफ का जो स्लोप होगा, ये स्लोप भी तो है कंप्लीट, उस ग्राफ का जो स्लोप है वो किसकी वैल्यू देगा? रेसिस्टेंस ऑफ दैट कंडक्टर। सो ये अपन बात कर सकते हैं रेसिस्टेंस से। अब अगर देखें कई बार डेफिनेशन पूछ ली जाती है 1 ओम की, तो 1 ओम क्या होता है? So 1 ohm is the resistance of a conductor if 1 ampere current flows through it because of 1 volt potential difference। 1 volt potential difference की वजह से 1 एम्पियर अगर करंट फ्लो करती है सो उस कंडक्टर का रेसिस्टेंस हो जाएगा आपका 1 ओम। अब यहां तक बात कंप्लीट हो गई अपनी ओम्स लॉ, रेसिस्टेंस क्या होता है। अब रेसिस्टेंस की जो वैल्यू है वो वोल्टेज और करंट पे डिपेंड नहीं करती, तो बेसिकली इसकी वैल्यू डिपेंड करती किस पे है? तो कुछ फैक्टर्स हैं जिन पे रेसिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। सो रेसिस्टेंस की जो वैल्यू होती है बेसिकली वो यहाँ पे पढ़ेंगे अपन। बेसिक 3 फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। वैसे 4th फैक्टर भी होता है एक, उसको बोला जाता है टेम्परेचर पे भी डिपेंड करता है। तो ये 4 फैक्टर्स है जिन पे रेसिस्टेंस की वैल्यू डिपेंड करती है। करेंगे तो यहां से आता है R प्रोपोर्शनल टू L अपॉन A। प्रोपोर्शनलिटी साइन को रिमूव करा, नया कांस्टेंट आया यहाँ पे रो, नया कांस्टेंट आता है यहाँ पे रो। व्हाट इज रो हियर? रेसिस्टिविटी यहाँ पर हो गया RA अपॉन L। ऐसा यूनिट की बात करें तो ये हो गया ओम मीटर स्क्वायर अपॉन मीटर। सो ऐसा यूनिट ऑफ रेसिस्टिविटी इज ओम मीटर। कैसे डिफाइन करेंगे इसको? सो इफ R की वैल्यू हो 1 ओम, लेंथ ऑफ कंडक्टर हो 1 मीटर एंड एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन आपका कितना हो 1 मीटर स्क्वायर, तो ऐसे केस में रेसिस्टिविटी जो होगी किसी भी कंडक्टर की वो हो जाएगी 1 ओम मीटर। तो ऐसे अपन इसको डिफाइन कर सकते हैं 1 ओम मीटर को। अब बात आती है कि रो की वैल्यू किस किस पे डिपेंड करती है। तो रो की जो वैल्यू होती है वो डिपेंड करती है, एक तो डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल पे, और सेकंड होता है आपका टेम्परेचर। तो नेचर ऑफ मटेरियल, तो नेचर ऑफ मटेरियल का मतलब क्या है कि आपने कंडक्टर लिया है, सेमीकंडक्टर लिया है या इंसुलेटर लिया है। तो बात करते हैं रो की डिफरेंट वैल्यूज फॉर द डिफरेंट मटेरियल्स। तो सबसे पहले कंडक्टर्स, डिफरेंट वैल्यूज होती है फॉर कंडक्टर्स। ये लाई करेगा 10 की पावर -8 टू 10 की पावर -6 ओम मीटर। फॉर सेमीकंडक्टर्स, फॉर इंसुलेटर्स, दीज आर द रेंज ऑफ
रेसिस्टिविटी फॉर डिफरेंट टाइप ऑफ मटेरियल्स। तो ऐसे रो की वैल्यू डिपेंड करती है नेचर ऑफ मटेरियल्स पे। कुछ कंडक्टर्स ऐसे होते हैं जो ओम्स लॉ को फॉलो करते हैं, कुछ कंडक्टर्स ऐसे होंगे जो लीनियर रिलेशन फॉलो नहीं करेंगे, तो उन कंडक्टर्स को नाम दिया जाता है नॉन ओमिक कंडक्टर्स। देखिए होता क्या है कि जैसे बात करते हैं अपन कोई भी मेटल्स हैं, तो मेटल्स क्या होती है, मेटल्स जो है वो लो टेम्परेचर पे तो बिहेव करेगी एज ए ओमिक डिवाइसेज या ओमिक कंडक्टर्स, पर जैसे ही टेम्परेचर बढ़ा दिया जाता है तो होता क्या कि जैसे देखिए यहाँ पर बात करें V और I के ग्राफ की, ये यहाँ पर V है आपका, ये I है। सो ये पहले तो स्ट्रेट लाइन कर्व आता है बेसिकली, बट क्या होता है कि जैसे टेम्परेचर इंक्रीज कर दिया जाए ये अपने पाथ से डेविएट हो जाती है और कुछ इसका ऐसा कर्व बनता है। सो यहाँ से लेके यहाँ तक का जो पोर्शन आपको दिख रहा है, ये पोर्शन, ये तो हो गया लो टेम्परेचर पे। तो मेटल्स जो होती है वो लो टेम्परेचर पे ओम्स लॉ फॉलो करती है, बट हाई टेम्परेचर पर वो अपने एक्चुअल लॉ से डेविएट हो जाती है। तो कहने का मतलब पहली लिमिटेशन इसकी यही है कि ओम्स लॉ इज नॉट ए फंडामेंटल लॉ ऑफ नेचर। ये लॉ जो है एक फंडामेंटल लॉ नहीं है कि सारी डिवाइसेज इसी पे वर्क करेगी। सेकंड बात करें तो नॉन ओमिक डिवाइसेज जो फॉलो नहीं करती वो भी तो इसका लिमिटेशन हो गया। अब नॉन ओमिक डिवाइसेज में जैसे बात करते हैं सेमीकंडक्टर में आप पढ़ेंगे पीएन जंक्शन डायोड। पीएन जंक्शन डायोड जो होता है वो आता है नॉन ओमिक डिवाइसेज के अंदर। तो इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक ग्राफ है, अगर बात करें वी और आई, तो इसका जो ग्राफ होगा कुछ ऐसा आता है। सो आप देख पा रहे हैं दिस इज नॉन लीनियर रिलेशन बिटवीन करंट एंड वोल्टेज। सो ये ओम्स लॉ को फॉलो नहीं करता। इसका जो वीआई कैरेक्टरिस्टिक कर्व होता है वो कुछ स्पेशल टाइप का ही होता है। सो यहाँ से इसको कुछ ऐसे डिफाइन किया जाता है कि जैसे आप देख पा रहे हैं कि लगभग यहाँ तक तो इसकी लीनियर रिलेशन आ रहा है। ये जो है ये लीनियरली बढ़ रहा है, इतना भी एक्चुअल स्ट्रेट लाइन नहीं, बट फिर भी बोल सकते हैं लीनियरली ये इंक्रीज हो रहा है। ये जो रीजन है ये हो गया अपना नॉन लीनियर, तो ये रीजन आ रहा है नॉन लीनियर। उसके बाद ये जो रीजन आप देख पा रहे हैं इसमें रेसिस्टेंस जो यहाँ पर आएगा, यहाँ इस रीजन का जो रेसिस्टेंस है वो आता है नेगेटिव रेसिस्टेंस। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन आता है बिटवीन ड्रिफ्ट वेलोसिटी एंड करंट, इसको अपन डिराइव करेंगे। सो यहाँ पर ये कोई भी कंडक्टर है, इसकी लेंथ है L एंड क्रॉस सेक्शनल एरिया इसका है A। इसके अंदर कुछ इलेक्ट्रॉन्स है, अपन स्टडी कर रहे हैं लेट्स सपोज इलेक्ट्रॉन्स की। अब इसमें जैसे ही अपन एक्सटर्नल पावर सप्लाई देते हैं, सो यहाँ पर एक्सटर्नल पावर सप्लाई दी है और वोल्ट V वोल्ट की एक्सटर्नल पावर सप्लाई दी गई है। अब अपने को पता है V पोटेंशियल डिफरेंस की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप होता है। सो इलेक्ट्रिक फील्ड इक्वल्स टू होता है वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस। सो वोल्टेज अपॉन डिस्टेंस मतलब लेंथ ऑफ कंडक्टर, ये हो गया यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड। अब इस इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से यहाँ पर ये हो गया पॉजिटिव चार्ज, इधर ये हुआ नेगेटिव चार्ज। इलेक्ट्रॉन्स जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देंगे कुछ ऐसे, यहाँ पे मूव करेंगे ऐसे। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी जो है, इलेक्ट्रॉन डेंसिटी का मतलब होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम अपन ने लिया है स्मॉल n। इलेक्ट्रॉन डेंसिटी है यहाँ पर n। सो अगर यहाँ से पूछे कि आपके पास टोटल चार्ज कितना है, क्या अपन टोटल चार्ज कैलकुलेट कर सकते हैं। सो टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर, टोटल चार्ज अपने को पता है कि Q इक्वल्स टू यहाँ पर होता है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स इनटू चार्ज इन वन इलेक्ट्रॉन। यहाँ सबसे पहले कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। सो ये जो स्मॉल n है इसको अपन ने कैसे डिफाइन किया है, इसको डिफाइन किया नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम। क्या आप बता सकते हैं इस कंडक्टर का वॉल्यूम कितना है, तो ये हो जाएगा एरिया इनटू लेंथ। सो नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स बिकम्स स्मॉल NaL। सो ये कितना हो जाएगा Q इक्वल्स टू NaL इनटू E। सो इट बिकम्स टोटल चार्ज ऑफ कंडक्टर। अब ये टोटल चार्ज आ गया।
अपने को रिलेशन निकालना है करंट और वीडी के बीच में। अब बात कर लेते करंट कितनी होगी। सो करंट आई ये कितना हो जाता है, ये होता है चार्ज पर यूनिट टाइम, इसी को बोलते हैं चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। तो चार्ज यहाँ पर है NaLe अपॉन ये हो गया T। यहाँ अगर आप ध्यान से देखिए तो ये है लेंथ अपॉन टाइम, तो ये होगी लेंथ। इस इलेक्ट्रॉन सब क्या होंगे, इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन एंटर करेगा और इस डायरेक्शन से इलेक्ट्रॉन बाहर निकलेगा। तो इलेक्ट्रॉन को कंप्लीट लेंथ L कवर करनी है, इसको अगर T टाइम लगता है तो इसकी स्पीड क्या होगी, वो अपन ने पढ़ी है, विच इज नॉन एज ड्रिफ्ट वेलोसिटी। सो L अपॉन T की वैल्यू क्या हो जाएगी, Vd। सो I becomes NeA Vd। So it is the relation between current and drift velocity। I equals to NeA Vd। यहाँ से करंट डेंसिटी भी निकाल सकते हैं आप, करंट डेंसिटी होता है I अपॉन A, तो करंट डेंसिटी becomes Ne Vd। So these are the relation between current density, current and drift velocity। अपन ने डिराइव कर लिया था I equals to NeA Vd। पहले Vd की अगर यहाँ वैल्यू पुट करें, सो Vd होता है -EE अपॉन m इंटू टॉ। यहाँ वैल्यू पुट कर दीजिए इसकी, तो NeA Vd की जगह हो जाएगा EE अपॉन m इंटू टॉ। E यहाँ पर क्या है, इलेक्ट्रिक फील्ड है, कंडक्टर माना है जिसकी लेंथ L है अपन ने, और उसका पोटेंशियल डिफरेंस है V। सो इस केस में E इक्वल्स टू क्या होता है, वोल्टेज पर यूनिट लेंथ। अपने को पता है इलेक्ट्रिक फील्ड और वोल्टेज में रिलेशन होता है, वैल्यू पुट कर दीजिए यहाँ पर, इट बिकम्स NeA, ये रिलेशन हो जाता है यहाँ पर। अब अपने को क्या करना है, I को इसके नीचे ले जाइए, I यहाँ पर आ जाना चाहिए और बाकी सारे टर्म्स अगर इधर लेके आए, so this becomes V upon I। so V upon I equals to ml upon n, it becomes Ne square A tau। and this V upon I, as we know that V upon I is what, using Ohm's law। जैसे कि आप Ohm's law के बारे में पढ़ चुके हैं थोड़ा सा, तो वैसे अपन डिटेल से भी बात करेंगे इस चैप्टर में। Ohm's law क्या होता है, सो Ohm's law क्या होता है, V by I equals to R। सो ये क्या बन जाता है, इस कंप्लीट की वैल्यू किसके इक्वल आ गई, मतलब R के इक्वल। सो अपन बोल सकते हैं वेयर R इक्वल्स टू ml अपॉन Ne स्क्वायर A tau। सो यहाँ से क्या आ गया, V इक्वल्स टू IR, where R is a constant। R एक कैसी वैल्यू है, कांस्टेंट वैल्यू है। सो यहाँ से ऐसे अपन Ohm's लॉ को डिराइव कर सकते हैं। सो पहला रिलेशन जो अपना हुआ, ये हुआ डेरिवेशन ऑफ Ohm's लॉ। दिस इज द फर्स्ट रिलेशन, डेरिवेशन ऑफ Ohm's लॉ। अगर बात करें सेकंड रिलेशन की, इट इज द रिलेशन बिटवीन रो एंड टॉ। R आ चुका है, R इक्वल्स टू है ml अपॉन Ne स्क्वायर A tau। सो अपने को ये पता है कि R इक्वल्स टू होता है रो L अपॉन A। सो यहाँ पर आप देख पा रहे हैं जैसे कि R की कंप्लीट वैल्यू तो ये है, R इक्वल्स टू ये आ चुका है। अगर मैं इसको रो निकालना है यहाँ से, तो रो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, RA अपॉन L। सो यहाँ से रो इक्वल्स टू R की वैल्यू पुट कर दीजिए, ml अपॉन Ne स्क्वायर A tau मल्टीप्लाई बाई A बाई L। इससे ये कैंसिल आउट हुआ, A से A कैंसिल आउट हुआ। सो रो बिकम्स m अपॉन Ne स्क्वायर tau। इट इज द रिलेशन बिटवीन रेसिस्टिविटी एंड रिलैक्सेशन टाइम tau। यहाँ से ही अपन रिलेशन निकाल सकते हैं, यहाँ से रिलेशन निकाल सकते हैं सिग्मा एंड टॉ। सिग्मा यहाँ पर क्या है, कंडक्टिविटी, जैसे कि बात करी थी अपन ने, सिग्मा इज कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या होता है, 1 अपॉन रेसिस्टिविटी। सो इट बिकम्स Ne स्क्वायर टॉ अपॉन m। एक और रिलेशन आता है सिग्मा और टॉ के बीच में। अगर अपन बात करें एक और रिलेशन की, तो एंड म्यू, रिलैक्सेशन टाइम, सॉरी
मोबिलिटी एंड कंडक्टिविटी के बीच का रिलेशन निकाल सकते हैं अपन। सो अपने को पता है सिग्मा इक्वल्स टू एन ई, इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिया। सो ये हुआ ई टो अपॉन एम, एंड एज वी नो दैट म्यू का फॉर्मूला क्या होता था, वी डी अपॉन ई। इसको जब सॉल्व करते हैं तो ये क्या आता है, वी डी का फॉर्मूला अपने पास आ गया था ई अपॉन एम इंटू ई इंटू टो, ई से कैंसिल आउट हुआ। सो म्यू का फॉर्मूला आता है ई टो अपॉन एम। सो कहने का मतलब इसकी जगह किसकी वैल्यू पुट कर सकते हैं अपन पुट कर सकते हैं म्यू मोबिलिटी। सो ये क्या बन जाएगा, कंप्लीट सिग्मा बिकम्स इक्वल्स टू एन ई म्यू। एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट है जो आपके काम में आएगा सेमीकंडक्टर फिजिक्स के लिए। सो नेक्स्ट रिलेशन है, तो इसमें अपन कैलकुलेट करेंगे वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। ओम्स लॉ की वेक्टर फॉर्म कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर। सो अपने को पता है ओम्स लॉ का जो मैथमेटिकल एक्सप्रेशन होता है वो होता है V इक्वल्स टू आई आर। आर अपन कैलकुलेट कर चुके हैं पहले से, इट बिकम्स ml अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉप। ये आ गई थी आर की वैल्यू। आर की वैल्यू यहां अगर पुट करें अपन, सो इट बिकम्स कुछ ऐसा बन जाएगा ये। अब यहाँ पर अगर ध्यान से आप देखें, सो अगर L को मैं नीचे ले आऊं, सो V अपॉन एल इक्वल्स टू आई इंटू एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टॉप, ये बन जाता है यहाँ पर V बाई एल। सो V बाई एल एज वी नो दैट ये होता है पोटेंशियल पर यूनिट लेंथ। सो ये वैल्यू हो गई यहाँ पर E की। यहाँ बन रहा है आपका I अपॉन ए, जैसा आप देख पा रहे हैं। बचा क्या यहाँ पर, एन ई स्क्वायर एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो। आई अपॉन ए इज व्हाट इज नोन एज करंट डेंसिटी। आई अपॉन ए करंट डेंसिटी होता है, और एम अपॉन एन ई स्क्वायर टो ये वैल्यू होती है रो की, जैसा अपन पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। सो ये बन जाएगा E इक्वल्स टू जे इंटू रो, इतना आ जाता है। नाउ रो को अगर इधर ले जाऊं, सो 1 अपॉन रो बिकम सिग्मा। सिग्मा इज कंडक्टिविटी, सो ये बन जाएगा J इक्वल्स टू सिग्मा E। J की बात करें तो ये वेक्टर क्वांटिटी है, और इलेक्ट्रिक फील्ड की बात करें तो ये भी वेक्टर क्वांटिटी है। सो इट बिकम्स वेक्टर फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ। तो एक न्यूमेरिकल की बात करते हैं अपन। मान लीजिए कोई भी ये वायर है, इसकी लेंथ है L एंड एरिया क्रॉस सेक्शन इज A। अगर इसकी लेंथ को मैं हाफ कर दूं, इसलिए हमेशा आपको ध्यान रखना है कि कोई भी वायर है इसकी लेंथ को कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, एरिया कम कर दीजिए, बढ़ा दीजिए, इसका वॉल्यूम हमेशा सेम रहेगा। तो कहने का मतलब ये हुआ कि अगर लेंथ को मैंने कम कर दिया तो इसका एरिया क्रॉस सेक्शन बढ़ जाएगा। तो लेंथ अगर हाफ कर दी L/2 तो A डैश ये एरिया भी चेंज हो जाएगा। तो कहने का मतलब जितना वॉल्यूम पहले है उतना ही वॉल्यूम बाद में होगा। तो पहले कितना वॉल्यूम है A इंटू एल, बाद का वॉल्यूम कितना है L/2 इंटू A डैश, या इसको मैं L डैश लिख देता हूं पहले, तो L डैश इंटू A डैश। सो A/L ये हो गया L/2, इसकी वैल्यू अपने को नहीं पता, इससे ये कैंसिल आउट हुआ। सो A डैश यहाँ पर कितना हो गया, A डैश यहाँ पर हो गया आपका 2A। कहने का मतलब एरिया क्रॉस सेक्शन जो होगा इस वायर का, इस कंडक्टर का, वो डबल हो जाएगा। आपको कैलकुलेट करना है चेंज इन रेसिस्टेंस। पहले रेसिस्टेंस कितना था, तो रो L अपॉन A, इसको दे दिया इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नया रेसिस्टेंस कितना हुआ, सो इसकी वैल्यू को लिख दिया अपन ने R डैश। जैसे कि आपको पता है रेसिस्टेंस में कंडक्टर को चेंज नहीं करा, तो रो की वैल्यू ओनली नेचर ऑफ कंडक्टर और टेम्परेचर पे ही डिपेंड करती है। सो रो एंड रो डैश बिकम्स इक्वल, ये दोनों की वैल्यू इक्वल हो गई। सो R डैश कितना हो जाएगा, R डैश कितना हुआ, ये हो गई रो। L डैश अपने पास दे रखा है L/2, A डैश हो गया आपका 2A। तो ये बना रो L अपॉन 4A। रो L अपॉन A किसकी वैल्यू थी, ओरिजिनल रेसिस्टेंस की। सो ये हो गया 1/4 इंटू 16 ओम, सो इट बिकम्स 4 ओम। पहले रेसिस्टेंस कितना था, 16 ओम था, अब रेसिस्टेंस हो गया 4 ओम। क्या यहाँ पर आप परसेंटेज चेंज कैलकुलेट कर सकते हैं,
तो परसेंटेज चेंज इक्वल्स टू नया रेसिस्टेंस माइनस ओल्ड रेसिस्टेंस अपॉन ओल्ड रेसिस्टेंस इनटू 100। नया रेसिस्टेंस कितना है, ये हो गया आपका 4, पुराना रेसिस्टेंस कितना था 16 अपॉन ओल्ड रेसिस्टेंस इज 16 मल्टीप्लाई बाई अब -12 अपॉन 16 इंटू 100, ये हो गया आपका 8, ये हुआ 50, ये कैंसिल आउट हो जाएगा तो ये आ गया आपका -75%। तो इसकी वैल्यू आती है -75%। नेगेटिव साइन यहाँ पे क्या शो कर रहा है, परसेंटेज चेंज में जब भी नेगेटिव साइन आता है मतलब परसेंटेज जो चेंज है वो हमेशा डिक्रीज हो रहा है। कहने का मतलब पहले रेसिस्टेंस ज्यादा था उसके बाद कम हुआ है तो रेसिस्टेंस 75% डिक्रीज हो जाएगा। तो ऐसे अपन इसका आंसर निकाल सकते हैं।